हेलो गाइस। वैसे तो हम फैल्कन को एमसीयू में कई बार देख चुके हैं, लेकिन डिज्नी प्लस का द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो सैम विल्सन के इस एमसीयू ओरिजिन को थोड़ी और गहराई से दिखा रहा है। ये डिज्नी प्लस शो फैल्कन की ओरिजिन स्टोरी को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल रहा है, जो बेहतर भी है। एमसीयू पहले ही कॉमिक के कंपैरिजन में सैम के करेक्टर को काफ़ी बदल चुका है, इसलिए आज मैं इस वीडियो में सैम के एमसीयू ओरिजिन को कॉमिक ओरिजिन के बेस पर कंपेयर करके बताऊंगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सैम का ओरिजिनल बैकग्राउंड बहुत कम एमसीयू फैंस जानते होंगे, क्योंकि मूवी में ये काफ़ी अलग है। हार्लेम न्यूयॉर्क का यंग सैम काफ़ी हद तक बैटमैन जैसा लगता है, ना कि कैप्टन जैसा। सैम के फादर एक चर्च ग्रुप के मेंबर थे जो एक विद्रोह को रोकते हुए मारे जाते हैं, और उसके 2 साल बाद उसकी माँ भी मारी जाती हैं। मार्वल लगातार इस ट्रेजिडी के टाइम सैम की एज को चेंज करता रहा है, इसलिए ये कंफर्म बताना हार्ड होगा कि वो इस टाइम कितने साल का था, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक टीनेजर ही था। और इस एज में उसके पेरेंट्स की डेथ उसे काफ़ी अफेक्ट भी करती है। इस एज में सैम के पास बहुत कम चॉइसेस थी, और पैसे कमाने के लिए उसके पास सबसे बेहतर मौका था क्राइम को चुनना। वो वही बन जाता है जिनसे वो नफरत करता है। लेकिन फैल्कन की बैक स्टोरी का ये डार्कर पार्ट बाद में रेड स्कल के साथ ठीक हो जाता है। कैप्टन का ये दुश्मन सैम का यूज़ कैप्टन को हराने के लिए करता है। वो सैम का ब्रेन वॉश करके उसे सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में उसे बर्ड जैसी पावर्स दे देता है। हालांकि स्कल का कॉस्मिक क्यूब सैम को बर्ड से बात करने की पावर्स भी देता है, लेकिन उसे उसके विंग्स तो बाद में ब्लैक पैंथर देता है। और भला हो कैप्टन का, जो सैम के इस ब्रेन वॉश को तोड़ देता है और मार्वल के लिए एक और सुपर हीरो ढूंढ लेता है। इसके बाद मूवी की तरह सैम इसमें भी कैप्टन का पार्टनर बन जाता है। जाहिर है आपने मूवी तो देख ही ली होगी, और मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता, और इसकी स्टोरी को एक सोलो मूवी के बिना दिखाया भी नहीं जा सकता, ना ही उसकी फैमिली को और ना ही उसके बचपन को। और क्योंकि मार्वल को स्टीव रॉजर्स के साथ एक पार्टनर रखने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने इसका एक सिंपल सॉल्यूशन निकाल लिया, उसे एक मिलिट्री मैन दिखाकर, जिसके पास अपना खुद का एक विंग सूट भी है और वो कैप्टन की मदद करने को तैयार भी है। एमसीयू रेड स्कल को पहले ही 1940 में हरा चुका था, इसलिए ब्रेन वॉश वाला आइडिया थोड़ा मुश्किल होता, और वैसे भी ब्रेन वॉश वाला कॉन्सेप्ट एमसीयू पहले ही स्टीव के दोस्त बकी को दे चुका था, जो अब विंटर सोल्जर था। और अगर बात आती है उसके विंग्स की, तो वो ब्लैक पैंथर के पास थे, लेकिन ब्लैक पैंथर अभी तक एमसीयू में नहीं आया था, इसलिए उन्हें एक नए आइडिया को सोचा और सैम को इन विंग्स को खुद ही बनाने दिया। ये तो था फैल्कन के कॉमिक ओरिजिन का एमसीयू से कंपैरिजन। अब बात करते हैं फैल्कन के शो की। क्योंकि एमसीयू पहले ही सैम के ओरिजिन को चेंज कर चुका था, इसलिए अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के पास एक खुला लाइसेंस था कि वो जैसे चाहें वैसे उसके ओरिजिन को आगे ले जा सकते हैं। शो की शुरुआत में बैट्रॉक और उसकी टीम को हराने के बाद सैम सीधा डेलाक्रेक्स लुजियाना पहुंचता है, जहां उसकी बहन और उसके नेफ्यू रहते हैं। एमसीयू में डेलाक्रेक्स सैम का होम टाउन है, ना कि हार्लेम, लेकिन कॉमिक में सैम की एक विधवा बहन है जिसके 2 बच्चे हैं, और एक स्टोरी एमसीयू में भी जारी है। कॉमिक्स में उसके फादर एक मिनिस्टर थे, लेकिन एमसीयू में उसका एक सी फूड बिजनेस है जिसमें वो मछली पकड़ते हैं। इस बोट पर उसके पेरेंट्स का नाम भी है, जो कॉमिक से मेल खाता है। सैम और उसकी बहन को ये बोट विरासत में मिली है, लेकिन सारा के लिए इस पूरे बिजनेस को चलाना, वो भी एंड गेम में ब्लेप के बाद, बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो इस बोट को बेच रही है। हालांकि यहाँ सैम और सारा की बातों से लगता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन माँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए इन दोनों की स्टोरी को एमसीयू कॉमिक से ले सकता है, जिसके अगले कुछ एपिसोड में दिखाया जा सकता है। फैल्कन का ये शो फेसेस और नामों को तो सेम रख रहा है, लेकिन उसकी जगह और टोन को बदल रहा है, जिसके लिए एमसीयू के पास कुछ अच्छे रीजंस होने चाहिए। भले ही सैम का बैकग्राउंड कॉमिक से काफ़ी अलग है, लेकिन ये कॉमिक से कई मानों में काफ़ी मेल भी खाता है। जब 1969 में फैल्कन के करेक्टर की शुरुआत हुई थी, तो हार्लेम की हालत बहुत ख़राब थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हार्लेम में सभी की हालत बहुत ख़राब थी। जो लोग हार्लेम को छोड़ सकते थे वो हार्लेम को छोड़ चले जाते हैं, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सकें। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं थी, उनके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। जिस समय यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम बढ़ रहा था, उसी समय अमेरिका में चेंजेस हो रहे थे। वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हो रहा था, जिसमें हार्लेम का ग्रुप सबसे ऊपर था। मार्वल पुराने टाइम में भी इन इशूज़ को अपनी स्टोरी के साथ रख रहा था, और फैल्कन 1960 वाली स्टोरी इसी का एक हिस्सा थी। सैम कॉमिक की शुरुआती स्टोरी सिर्फ विलन्स को नहीं हराता, बल्कि वो करप्ट लैंडलॉर्ड से भी हार्लेम के लोगों को बचाता था। हालांकि अब फैल्कन की स्टोरी 2021 में आ चुकी है, इसलिए इसे प्रेजेंट के हिसाब से दिखाना होगा, इसलिए हार्लेम को नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उन्होंने डेलाक्रॉस को चुना।
लेकिन इश्यूज़ यहाँ भी हैं। 2005 में कैटरीना तूफान आने से न्यू ऑरलियंस तबाह हो गया था, जिससे हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। ना उन पर घर था और ना ही कोई काम। इसमें भी गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करती है और 2005 से इतने सालों बाद भी सब कुछ वैसा ही है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। अगर इस तरह देखें तो डेलाक्रॉक्स 1960 वाला हार्लेम है, जिसमें लोगों की हालत ख़राब है। सैम और उसकी फैमिली के पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी बोट बेचनी पड़ रही है। हालांकि शो की सारी लाइमलाइट इसके नए कैरेक्टर्स और विलन्स खा जाएंगे, जिसमें बैरन ज़ीमो, फ्लैग स्मैशर और जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका शामिल हैं। लेकिन सैम की फैमिली की स्टोरी भी इस शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। भले ही फैल्कन कैप्टन अमेरिका का पार्टनर था और वो नया कैप्टन अमेरिका भी बन सकता था, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक जंग चढ़ी हुई है जो उसे उसके मिशंस और फैमिली के बीच डिवाइड कर रही है। और अब जब फैल्कन के लास्ट एपिसोड में जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका सैम और बकी के खिलाफ हो गया है और इसमें एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये शो हमें आगे और कहाँ ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को अपने मार्वल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।